गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब और कैसी चल रही है आपकी स्टडी। देखिए, कल हमने ओम्स लॉ कर लिया था। आज हमने नया टॉपिक करना है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे हम इस बात के बारे में चर्चा करेंगे कि रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला फैक्टर है लेंथ L। Consider two identical conductors in the form of slab, each of length L and area of cross section A। तो मान लीजिए हमारे पास दो कंडक्टर हैं जो स्लैब की फॉर्म में हैं, उनकी लेंथ L गिवन है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A। लेट V बी द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस आइदर स्लैब। आइदर मतलब दोनों स्लैब पे हम V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाती है तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो मान लेते हैं I करंट फ्लो करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ द स्लैब क्या निकलेगी ओम्स लॉ से, R इज इक्वल टू V अपॉन I। अब आगे देखिए, लेट द टू स्लैब्स बी प्लेस्ड साइड बाय साइड सो दैट टोटल लेंथ ऑफ द स्लैब बिकम 2L एज शोन इन फिगर 3.10b। तो इसके अंदर दिखाया गया है, इफ सम पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड ऑफ टू स्लैब्स देन द करंट थ्रू दैम बिकम I/2। जब इन स्लैब्स को साइड बाय साइड रख देते हैं तो इनकी लेंथ डबल हो जाएगी और इस लेंथ डबल होने की वजह से करंट को ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा, तो करंट हाफ हो जाएगा। देयरफॉर द रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज RC का मतलब है रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू V अपॉन I अपॉन 2। तो ये 2 रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू V अपॉन I। और V अपॉन I क्या था, जो ऊपर इक्वेशन थी अभी अभी लिखी थी, R इज इक्वल टू V अपॉन I। तो V अपॉन I की वैल्यू R पुट कर देंगे यहाँ पे। तो जो कॉम्बिनेशन की रेजिस्टेंस है वो नॉर्मल रेजिस्टेंस जो पहले थी इनकी उसका डबल है। इसका मतलब कंडक्टर की अगर लेंथ डबल कर देते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस डबल हो जाती है। तो यहाँ पे रिलेशन निकल के आता है कि डबलिंग द लेंथ ऑफ ए कंडक्टर डबल्स द रेजिस्टेंस, कि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को डबल करते हैं तो उसकी रेजिस्टेंस भी डबल हो जाती है। देयरफॉर द रेजिस्टेंस R ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ L। ठीक है, तो ये रिलेशन आता है हमारे पास। अच्छा, एक नीचे छोटा सा नोट दिया हुआ है, नोट दैट रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन इट्स लेंथ ऑन अकाउंट ऑफ द फैक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स हैव टू ट्रैवल अ लॉन्गर डिस्टेंस थ्रू द कंडक्टर सफरिंग लार्ज नंबर ऑफ कोलिजन्स। इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर हम कंडक्टर की लेंथ को बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड तक लंबा पाथ जो है वो ट्रैवल करना पड़ेगा और ढेर सारे कोलिजन से सफ़र करना पड़ेगा। इस करके करंट जो है हाफ हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ये हमारा फर्स्ट रिलेशन आया है। नेक्स्ट है हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डिवाइड ए कंडक्टर स्लैब इनटू 2 इक्वल पार्ट्स कटिंग इट लेंथ वाइज। मतलब अगर हम कंडक्टर स्लैब को लेंथ वाइज कट करते हैं जैसा कि फिगर में दिखाया जा रहा है, सो दैट द स्लैब में बी कंसीडर्ड एज ए कम्बिनेशन ऑफ 2 आइडेंटिकल स्लैब्स ईच ऑफ लेंथ L। तो ये दो इक्वल पार्ट में एक जैसी स्लैब्स में डिवाइड हो जाता है कंडक्टर, हैविंग ए क्रॉस सेक्शनल एरिया A/2। तो ये है फिगर 3.10c। When the same potential difference V is applied across each of the two half slabs, the current flowing through each is I/2। तो करंट हाफ हो जाएगा, which is half of the current through the full slab। The resistance of each of the half slab is, अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस को R' बोला है, तो रेजिस्टेंस का फार्मूला है V अपॉन I, लेकिन यहाँ पे करंट हाफ हो चुका है I/2। तो ये क्या बनेगा हमारे पास
2V/I इज इक्वल टू 2R। तो दोबारा से क्या है, जो नई रेजिस्टेंस आएगी वो आएगी 2R, ओरिजिनल रेजिस्टेंस का डबल। ठीक है, सो इट मीन्स having the area of cross section of the conductor doubles the resistance. Therefore the resistance of conductor is inversely proportional to the area of cross section। मतलब अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब अगर वायर की मोटाई को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगी, और अगर वायर की मोटाई को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगी। इन्वर्स रिलेशन है। ऐसा क्यों है? The resistance of conductor increase due to decrease in cross sectional area। क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। अगर हम उसको स्प्लिट कर रहे हैं किसी कंडक्टर को दो इक्वल पार्ट्स में, ठीक है, तो उनका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा, जिससे कि इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए कम स्पेस मिलेगा, इसलिए करंट कम हो जाएगा। ये है इसका रीज़न। थर्ड है हमारे पास, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। कि मटेरियल किस तरह का है। हमें पता है कि जो सिल्वर है वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, इस तरह अलग अलग मटेरियल के ऊपर भी डिपेंड करता है कंडक्टर की रेजिस्टेंस कैसी होगी। एंड द टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर, कि टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगी। लेकिन इस चीज़ को हम यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ वायर के फिज़िकल जो डिमेंशंस हैं उनको यूज़ करेंगे, लेंथ और एरिया को। तो अगर हम ऊपर वाले जो रिलेशंस हमने फाइंड आउट किए थे लेंथ और एरिया का, अगर उसको कंबाइन करें तो R इज़ प्रोपोर्शनल टू L/A और R इज़ इक्वल टू रो इंटू L/A। तो ये जो रो है, ये जो P जैसा सिंबल दिखाया हुआ है, ये रो है। वेयर रो इज़ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी एंड इज़ नोन एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। तो इसी को स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। अब देखिए आगे, इफ़ L इज़ इक्वल टू 1, मान लो 1 यूनिट लेंथ ले लेते हैं हम, A इज़ इक्वल टू 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 है, देन R इज़ इक्वल टू रो, मतलब रेजिस्टेंस किसके इक्वल आ गई? रेजिस्टिविटी के, रो के। तो इसी तरह से इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। दस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ही रेजिस्टेंस होती है कंडक्टर की जिसकी यूनिट लेंथ होती है और यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, तो रो का फार्मूला था हमारे पास R इंटू A/L। अब इन तीनों के अगर हम ऐसा यूनिट लिखे, R का है ओम, एरिया का है मीटर स्क्वायर और लेंथ का है मीटर, तो ये आ जाएगा हमारे पास ओम मीटर। ठीक है, ये यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी है। आगे आता है हमारे पास डिमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी का फार्मूला क्या था? RA/L। तो R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के डिमेंशन हमने पिछले टॉपिक में निकाले थे, वही यहाँ पे पुट कर देंगे, mL² T⁻³ A⁻²। और एरिया का होता है L² और लेंथ है L। तो इस सब को जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास रेजिस्टिविटी का डिमेंशन आएगा mL³ T⁻³ A⁻²। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस के हमने पहले कर लिए हैं, इसी टॉपिक में स्टार्टिंग में हमने रेजिस्टेंस के जो है फैक्टर किए थे कि कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेजिस्टेंस को। अब हम रेजिस्टिविटी को देखते हैं फ्रॉम जो है इक्वेशन 7 जो कल वाले टॉपिक में थी हमारे पास। तो वहाँ से अगर हम चेक करें कि R का फार्मूला क्या है, वो इक्वेशन नंबर 7 यूज़ की गई है यहाँ पे, R इज़ इक्वल टू V/I और आगे इसके इक्वल है mL/में ANE²। ये डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ में हमने R की वैल्यू निकाल ली थी और यहाँ से m/में NE² को अलग निकाल लेते हैं और आगे बच जाता है हमारे पास L/A।
अब ये जो है m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, n है नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर, ई स्क्वेयर है हमारे पास चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, टो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये सारी चीज़ें जो हैं एक गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो इन कांस्टेंट्स को ही रो से रिप्रेजेंट किया गया है। तो आर का फार्मूला हमारे पास बन जाता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए। तो यहाँ से रो की वैल्यू क्या है, वो है एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टो, ठीक है। तो इसका मतलब रेजिस्टिविटी जो रो है हमारे पास वो किस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी, एन और टो के ऊपर। क्यों एम के ऊपर और ई के ऊपर क्यों नहीं है, क्योंकि एम इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि फिक्स है, और ई जो है वो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, ये भी फिक्स क्वांटिटी है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो एम और ई कांस्टेंट हो गए, तो इसका मतलब रो का क्या रिलेशन है, एन और टो के साथ इनवर्स रिलेशन। तो रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड टो, ठीक है। तो एन क्या था हमारे पास, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और टो क्या है, टो है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट मूव्स इन पर्टिकुलर डायरेक्शन व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर। तो देखिए आगे दे रखा है इन्होंने, दस द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो आगे इस टॉपिक को एक्सप्लेन करते हैं। तो आगे है रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n. The resistivity of material of conductor is inversely proportional to number density of electrons n. Number of free electron per unit volume of the conductor. तो n क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, इसी को नंबर डेंसिटी कहते हैं। सिंस द वैल्यू ऑफ n डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। अब कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं ये अलग अलग मटेरियल के अंदर अलग अलग होते हैं, मतलब ये नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। जैसे कि सिल्वर के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, इस करके वो बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उससे कम कॉपर के अंदर होते हैं। तो ये नंबर डेंसिटी अलग अलग मटेरियल की अलग अलग होती है। हैंस द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट पॉइंट है P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टो, ठीक है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टो ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। सिंस द वैल्यू ऑफ टो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर ऑफ द कंडक्टर, और ये किस पे डिपेंड करता है, टो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये घट जाएगा, क्योंकि कोलिजन्स बढ़ जाएंगे, एक्साइट हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा एनर्जी मिल जाएगी उसे। सो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर चेंजेस विद टेम्परेचर, तो टेम्परेचर के साथ भी ये चेंज हो जाएगी। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मेटेरियल कंडक्टर टो डिक्रीज, तो ये कम हो जाएगा। हैंस द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इंक्रीज, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। तो ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है सिर्फ, नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल। तो ये हमारा रेजिस्टिविटी का टॉपिक कंप्लीट है। आगे ये एक टेबल गिवन है जिसके अंदर मटेरियल्स और उनकी रेजिस्टिविटी को दिखाया गया है। इसको आप चेक कर सकते हैं। जैसे कि सिल्वर की रेजिस्टिविटी है वो 1.6 इंटू 10⁻⁸ है, और उससे थोड़ी सी ज़्यादा है कॉपर की 1.7 इंटू 10⁻⁻8। इसी तरह आगे एल्यूमिनियम, टंगस्टन, आयरन, प्लेटिनम, मरकरी, तो इन सब मेटल्स की हमारे पास रेजिस्टिविटी है, दे रखी है ये इन्होंने टेबल में। आप यहाँ पे देख सकते हो मरकरी की रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा है, तो ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। और ऐसे आगे अलॉयज़, सेमीकंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, जो इंसुलेटर के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, इन सब की भी रेजिस्टिविटी गिवन है, ठीक है। तो इनको आपने एक बार चेक कर लेना है। तो ये आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है, इसको आपने अच्छे से मेमोराइज़ कर लेना है। थैंक यू।